हेलो दिस इज़ मिस विशा हुसैन एंड आज हम लोग F1 स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर से। अच्छा, ये जो मेरी स्लाइड्स बनी हुई हैं ये बीपीपी और कैपलन दोनों को कवर करती हैं, विच इज़ वाई आई डिड नॉट गो फॉर वन ऑफ द बुक्स। मैं दोनों ही को इसमें इंक्लूड करके अब आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो F1 होता क्या है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में आपका बिजनेस स्टडीज़, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है बिजनेस में, वो सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इसमें। एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है कि सेक्शन ए में 76 मार्क्स और 46 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का होगा, ठीक है। और 16 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे और 32 मार्क क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली ब्रेकअप इस तरीके से बना हुआ है कि 16 1 मार्क क्वेश्चंस, 32 मार्क क्वेश्चंस, तो वो टोटल बनेंगे 46, ठीक है। एंड दैट वुड मेक अप 76 नंबर्स। सेक्शन बी में 24 मार्क्स टोटल होंगे। 6 मल्टीटास्क क्वेश्चंस होंगे और हर मल्टीटास्क क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें सेलेक्टिव स्टडी आप कर ही नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दें। आप मुझे ये बताएं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं कैसे बताऊं कि जब पूरी बुक वैलिड है और एमसीक्यूज एमटीक्यूज दोनों आ सकते हैं, तो फिर तो वो कहीं से भी भेज सकता है ना, कुछ भी कर सकता है वो किसी भी चैप्टर से। आपको हो सकता है कि आपका पेपर एक चैप्टर यानी आपके पेपर में एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हों लेकिन दूसरे चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हों। इसी तरह आपके दोस्त का पेपर ऐसा हो सकता है कि जिसमें सेकंड चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हों, बाकी सबसे उसने कम क्वेश्चन दिए हों। तो ही हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि वो आपको बहुत तरीक़ों से वो टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रीजंस ऑफ फेलिंग ये है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइटली लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। एसीसीए के किसी भी पेपर को लाइट आपने लेना ही नहीं है, पहले तो आप ये बात अपने से बांध लो, ये बात समझ लें आप अच्छे तरीके से कि एसीसीए के किसी भी पेपर को आपने लाइट लेना ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिस करनी है, बुक रीड करनी है, जो समझ में नहीं आए वो आपने टीचर से पूछना, ठीक है। एसीसीए के जितने भी पेपर्स हैं टोटल तो F9 तक फंडामेंटल्स हैं और फिर पी सीरीज़ है, तो पी सीरीज़ में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं और 2 आपके पास कंपलसरी होते हैं, ठीक है। SBR SBL कंपलसरी और 2 कोई भी आप ऑप्शनल पेपर्स ले लें और एथिकल मॉड्यूल होता है, सही है। या ये ACCA के पेपर्स हैं। अब हम आ जाते हैं सिलेबस पर। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके पास, 19 चैप्टर्स हैं, मिक्सचर ऑफ कैपलन एंड बीपीपी। पहला चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेक होल्डर्स। ये जानना, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, किस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ अपने गोल्स अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कंट्रोल हो रही होती है, वो एक बाउंड्री के अंदर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट फर्म ले लें, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई मल्टीनेशनल फर्म ले लें, सब एक प्रेमिसेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, या उनकी ज़्यादा प्रेमिसेस भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग के बाहर टेबल लगाकर बैठ गए और वहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्डिंग आपकी अपनी है, आपकी कंपनी की है, तो उसी के अंदर आपने ऑफिस अपना सेटअप कर रहे हैं और उसी के अंदर आपने काम करना है, बाहर बैठ के काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक प्रेमिसेस के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम होता है। परफॉर्मेंस किस तरीके से कंट्रोल होती है, या तो बंदा खुद कंट्रोल कर रहा होता है अपनी परफॉर्मेंस, या उसका कोई सीनियर उसकी परफॉर्मेंस कंट्रोल कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं? ओनरशिप, कभी कभार प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे होते हैं बिजनेसेस को, कभी कभार शेयर होल्डर्स ओन कर रहे होते हैं, कभी कभार गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस सूरत में ओन कर रहे होते हैं कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती। इनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब? कंपनी नहीं बनी होती, बिजनेस होता है, कंपनी नहीं होती अभी, यानी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड एज अ कंपनी नहीं होते आप, ठीक है।
शेयर होल्डर्स तब बन जाते हैं, वही प्राइवेट इंडिविजुअल्स शेयर होल्डर्स बन जाएंगे जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लेंगे, आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करवा लेंगे, अब वो बिजनेस कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसके जितने भी ओनर्स होते हैं उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस तो उसके तो ओनर्स ही गवर्नमेंट होती है। कंट्रोल, अब कंट्रोल कैन बी डन बाय ओनर्स, कैन बी डन बाय मैनेजमेंट। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि ओनर्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, ओनर्स ही मैनेज कर रहे होते हैं, वो होते हैं छोटे बिजनेसेस, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, उसमें ऐसा होता है। लेकिन जब आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने बिजनेस को, कंपनी की तरफ आप लेकर जा रहे होते हैं, इसको रजिस्टर करवा लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उस वक्त ये होता है कि आपकी कंपनी के जो ओनर्स हैं वो अलग होते हैं और मैनेजर्स जो हैं वो अलग होते हैं। ओनर्स फिर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यूज़फुल होते हैं और बड़े डिसीजंस लेने के लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस में ओनर्स इंक्लूड नहीं होते। फिर मैनेजमेंट को हायर किया जाता है जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेसेस में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। देन वी हैव एक्टिविटी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, कंपनी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकती है, किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कंपनी ऐसी सेटअप की हो कि जो प्राइमरी सेक्टर से बिजनेस रन कर रही हो। क्या मतलब प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये है कि आप खेती बाड़ी कर रहे हो, खेती बाड़ी मतलब कि फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके फिर बेच रहे हैं आगे। और सर्विस में ये होता है, जैसे मैं अभी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, टीचिंग, दैट इज अ सर्विस, ठीक है। देन प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन। प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन में होता ये है कि कुछ बिजनेसेस तो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन प्रॉफिट होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, उनका गोल प्रॉफिट नहीं होता, उनका गोल होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम वेलफेयर इन्हांस करें, हम चीज़ों को बेहतर करें दूसरों के लिए, ठीक है, हम उनको बेहतर सर्विस दें। लीगल स्टेटस, इसमें लिमिटेड कंपनी आ जाती है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप। लिमिटेड कंपनी का मैंने बता दिया आपको कि एक कंपनी बन गई है, सोल ट्रेडर के साथ कंपनी नहीं लगा हुआ, पार्टनरशिप के साथ कंपनी नहीं लगा हुआ, ये दोनों बिजनेसेस होते हैं। कंपनी तब बनती है जब आप गवर्नमेंट के पास एज अ कंपनी रजिस्टर होता है। साइज ऑफ द बिजनेस स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, या गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दे दी, गवर्नमेंट पैसे देती है ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो आप बैंक से बोरो भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले सकते हैं, आप शेयर इशू भी कर सकते हैं। शेयर इशू तो सिर्फ कंपनी कर सकती है। उसमें भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी होती है कि जिसमें शेयर इशू करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा होता है कि आपके लिए आसान होता है, आप शेयर इशू कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं, तो उधर तो सब ओपन होता है, इशूइंग शेयर्स इज नॉट एन इशू। बट प्राइवेट में होता ये है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में फिर भी लिमिटेड होते हैं, पब्लिक कंपनी में बहुत ज़्यादा होते हैं अक्सर। प्राइवेट कंपनी में काफ़ी लिमिटेड नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, तो आपको सबसे अप्रूवल लेना पड़ता है कि अगर वो इजाज़त दें तभी फिर आप शेयर इशू करें। आफ्टर दैट वी हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है या आप बहुत कम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हाउ एवर यू आर डूइंग इट, दैट डिपेंड्स। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बिजनेसेस यूज़ करते हैं, छोटे बिजनेसेस एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉमन हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस कॉमन हो सकती है, उनका सिस्टम ऑफ प्रोसीजर कॉमन हो सकता है, वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पेशलाइज कर रहे हों, उनकी ऑब्जेक्टिव्स कॉमन हो सकते हैं, उनके इनपुट्स प्रोसेसेस आउटपुट्स कॉमन हो सकते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी को देख लें, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप चले जाएं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबका काम परफॉर्मेंस तकरीबन एक सी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट
एज ए कंज्यूमर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस हमें सबकी एक जैसी लगती है। कुछ चीज़ें एक कंपनी बहुत अच्छी बनाती है, कुछ चीज़ें दूसरी कंपनी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन सिस्टम्स और प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस प्रॉब्ली तकरीबन वही होंगे। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। अगर मुझे टीचिंग आती है तो प्रॉब्ली मैं बाकी बहुत सारी चीज़ों में ख़राब होंगी, मैं मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी। हो सकता है अगर मुझे कोई किचन में खड़ा कर दे सो आई माइट नॉट बी एबल टू कुक। इसी तरह अगर आप एक चीज़ में अच्छे हैं तो आप प्रॉब्ली दूसरी चीज़ में अच्छे नहीं होंगे। तो वो दूसरी चीज़ भी तो असेंशियल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो कौन करके देगा आपको, या वो कौन बना के देगा आपको? फॉर एग्जाम्पल, अब मोबाइल फ़ोन की आजकल ज़रूरत है, इट्स ए नेसेसिटी बन चुका है हमारी। लैपटॉप हमारी नेसेसिटी बन चुका है, इंटरनेट हमारी नेसेसिटी बन चुका है। तो हमें तो नहीं पता कि इंटरनेट का प्रोसीजर क्या होता है, हमें तो नहीं पता लैपटॉप कैसे बनते हैं, हमें तो नहीं पता मोबाइल कैसे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। पुराने ज़माने में ये होता था कि सब चीज़ें खुद बना लेते थे, और उसके बाद फिर एक ज़माना ये आया कि हर बंदा एक एक चीज़ में स्पेशलाइज हो गया। जिसको जो अच्छी चीज़ बनानी आती थी वो ऐसा बंदा ढूंढता था जो उससे वो चीज़ लेकर उसको अपनी कोई स्पेशलिटी दे दे, जिसको हम बार्टर कहते हैं। लेकिन अब तो बार्टर भी नहीं चलता। तो अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं जो इंडिविजुअल्स की नीड्स को, वांट्स को पूरा करें। वो स्पेशलाइज करती हैं ताकि हमें बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमारे टाइम से वो उनकी बेहतरीन नॉलेज, उनकी एक्सपर्ट नॉलेज से हमें भी फ़ायदा हो, और वो भी सिनर्जी इनेबल करें। सिनर्जी होता है कि जब कंपनीज एक साथ आती हैं, काम करती हैं, जब स्पेशलिस्ट एक साथ आते हैं, काम करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट मिलता है। ना कि अगर हम सारे काम खुद कर लें तो बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आज के दौर में बेनिफिट मिल रहा है हमें। सेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, एक्सट्रैक्टिव या रॉ मटेरियल हो सकता है, एनर्जी सेक्टर हो सकता है, रिटेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन, सर्विस प्रोडक्शन सेक्टर हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट रन नहीं करती, जो इंडिविजुअल्स खुद ओन करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, खुद ही चलाते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंट्रोल भी खुद गवर्नमेंट करती है, रन भी खुद गवर्नमेंट करती है। अब लिमिटेड कंपनी, इससे पहले भी हमने लिमिटेड कंपनी का डिस्कशन किया है। तो लिमिटेड कंपनी में आप गवर्नमेंट के इदारे में जाके रजिस्टर होते हैं एज अ लिमिटेड कंपनी, और वहाँ से आप जब रजिस्टर हो जाते हैं एज अ कंपनी तो आपका बिजनेस अब आपसे अलग हो चुका है। इसकी नेचर ही है कंपनी की, आपका बिजनेस जो है वो आपसे अलग हो जाता है। क्या मतलब है अलग हो जाना? अगर आप कल को रिटायर हो जाते हैं, कल को आप नहीं काम करना चाहते, कल को आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो भी बिजनेस अपनी जगह चलता रहेगा, वो आपसे नहीं चल रहा। बिजनेसेस में ये होता है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ये होता है कि आपने छोड़ दिया बिजनेस तो बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, आपने छोड़ दिया तब भी कंपनी चलती रहेगी, अपनी जगह पे कंपनी रहेगी और काम भी करती रहेगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कंपनीज का। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स के पास। अगर आप सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की बात करें तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में अगर आप किसी को पैसा पे ऑफ नहीं कर सके, सप्लायर को, या आप लोन अपने अदा नहीं कर सके, तो वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। और आपके ऊपर केस होने का मतलब आप अपना ज़ाती घर बेचें, आप अपना ज़ाती बिजनेस बेचें, आप अपना ज़ाती एसेट्स बेचें, लेकिन आपने उस लोन को पे ऑफ करना। ठीक है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज इन एट रिस्क, आपका मैक्सिमम पैसा जो एट रिस्क है वो है जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। कोई आपको ज़ाती तौर पर फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने एसेट बेचें। आपका लॉस फिर सिर्फ उतना होगा कि जितना आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, लिमिटेड कंपनीज में स्टाफ होता है। स्टाफ में क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स, ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो कंपनी रन कर रहे होते हैं।
शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में ध्यान दे रहे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बिजनेस का पार्ट नहीं होते लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होते हैं। बिजनेस का पार्ट ना होने से मतलब मेरा ये है कि वो बिजनेस को डेली बेसिस पे रन नहीं कर रहे होते लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। सही है। फिर मैनेजमेंट हो जाती है जिसको हम हायर करते हैं। वर्कर्स होते हैं जो डे टू डे वर्क कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, दो तरह की लिमिटेड कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। पब्लिक में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स आप मार्केट में बेच सकते हैं आराम से, प्राइवेट में नहीं बेच सकते। इसीलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में आप आराम से बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं तो शेयर्स आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं किसी दूसरे के यहाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में आपको अप्रूवल चाहिए होता है बाकी शेयर होल्डर्स का। डायरेक्टर्स एज शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार पब्लिक कंपनीज में, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स नहीं होते। ठीक है, तो फर्क होता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सोर्सेज फिर थोड़े से लिमिटेड होते हैं क्योंकि फाउंडर या कोई बिजनेस एसोसिएट या कोई वेंचर कैपिटल ही फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोन इशू कर सकते हैं, लोन सर्टिफिकेट्स जिसको हम बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कहते हैं, वो शेयर्स इशू कर सकते हैं, उससे उनका पैसा जनरेट हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनीज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनीज, पहली चीज़ तो ये है कि पैसा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ जाती है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है इन्वेस्टर्स का, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनरशिप और कंट्रोल सेपरेट होता है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास और कंट्रोल मैनेजमेंट के पास। कोई साइज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी भी बड़ी बिजनेस, जितनी बड़ी कंपनी आप करने कोई मसला नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड कंपनीज में ये है कि लीगल कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, शेयर होल्डर्स के पास प्रैक्टिकल पावर बहुत ज़्यादा होती है।